हेलो मेट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहे। तो इस रिक्वेस्ट को आप लोगों के सामने रखते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज़, फाइनली मैंने इटर्नल्स देख ली है और आज मैं इटर्नल्स के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देखनी शुरू नहीं की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मूवी मुझे अच्छी लगी। सो इटर्नल्स रिलीज़ हुई थी 2021 में, पिछले साल नवंबर में। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन मैंने इस महीने देखी है मूवी। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं 110% स्पॉइलर अलर्ट की वार्निंग के साथ। हे गाइस, सो आज की मूवी है इटर्नल्स। आप सभी लोगों को इटर्नल्स के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। मूवी नेम है इटर्नल्स। ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स भी कह सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ पिछले कई वीडियोस से। तो MCM की मूवी है इटर्नल्स। डिस्ट्रीब्यूट की है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स ने। मूवी रिलीज़ हुई है नवंबर 2021 को। जॉनर है सुपर हीरो, या फिर एक जॉनर बना सकते हैं MCM या MCU जॉनर भी कहा जा सकता है मूवी को। स्टोरी है, कहानी है रायन फारपो एंड कैज फारपो। स्क्रीन प्ले लिखी है रायन फारपो, कैज फारपो, पैट्रिक बर्ले और क्लोई जाओ ने। तो मुझे लगता है फारपो ब्रदर्स होंगे शायद। मूवी डायरेक्ट की है ऑफ कोर्स एकेडमी अवार्ड्स विनर डायरेक्टर क्लोई जाओ, और ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 26th मूवी है, 26वीं फिल्म है ये। इटर्नल्स एवेंजर्स नहीं है ये एक कन्फ्यूजन है शायद कुछ ऑडियंसेस के बीच में कि इटर्नल्स एवेंजर्स के जैसे हैं। नहीं है। इटर्नल्स ये जो नाम रखा गया है, एक्चुअली हर एक मेंबर एक इटर्नल है। मतलब ये एक स्पीशीज़ कह सकते हैं आप लोग, जैसे ह्यूमन है, जैसे थैनोस को कहा गया था टाइटन, मैड टाइटन। सो इटर्नल भी एक तरह का स्पीशीज़ है। तो हर एक मेंबर इनका एक इटर्नल है। तो ये 10 मेंबर्स मिलके बन जाते हैं इटर्नल्स। लेकिन इटर्नल्स एक्चुअली क्या है ये मूवी में पूरी तरह से अभी भी रिवील नहीं हुआ है। इटर्नल्स को खुद नहीं पता है कि वो लोग एक्चुअली क्या है। एक ही वीडियो में इटर्नल्स के बारे में पूरी तरह बात करना पॉसिबल नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होगा। तो इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। शायद इसको छोड़कर 2 और वीडियोस बनेंगे इटर्नल्स के ऊपर। फ़िलहाल अभी बात करते हैं प्लॉट समरी, स्टोरी समरी के बारे में बात करते हैं। सो अगेन 110% स्पॉइलर अलर्ट के साथ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात करते हैं स्टोरी समरी। स्टोरी की समरी कर लेते हैं। तो पहले दिखाया गया है कि 5000 BC यानी 5000 साल बिफोर क्राइस्ट, जब पृथ्वी बनी थी, जब ह्यूमन काइंड की शुरुआत थी, तब 10 सुपर पावर्ड इटर्नल्स को पृथ्वी पर भेजा जाता है उनके स्टारशिप पर, जिसका नाम होता है डोमो। तो इन इटर्नल्स को किसने भेजा है? इन इटर्नल्स को भेजा है एरिशम ने। एरिशम एक सेलेस्टियल है। तो सेलेस्टियल एरिशम ने 10 इटर्नल्स को पृथ्वी पर भेजा है। ये 10 इटर्नल्स हैं। एजैक जो इस ग्रुप की लीडर भी है, और एजैक ही सिर्फ एरिशम से कांटेक्ट कर सकती है। बाकी 9 इटर्नल्स एरिशम से बात नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। एजैक एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। उनके बाद आती है सर्सी, वो भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। फिर आते हैं इकरिस, ये एक मेल कैरेक्टर है। फिर आते हैं किंगो, ये भी एक मेल कैरेक्टर है। फिर आती हैं स्प्राइट, ये एक फ़ीमेल किड कैरेक्टर है। फिर आते हैं फैस्टोस, एक मेल कैरेक्टर है। फिर आती है मक्कारी, ये एक फ़ीमेल कैरेक्टर है लेकिन दिव्यांग है। मक्कारी सुन नहीं पाती है और बोल नहीं सकती है। फिर आते हैं ड्रिग, ये एक मेल कैरेक्टर है। फिर गिलगमेश, ये भी एक मेल कैरेक्टर है। और आखिर में थीना, ये एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। कास्टिंग बहुत तगड़ी है। कास्टिंग के ऊपर मैं अलग से बात करूँगा, डोंट वरी गाइज। अब एरिशम ने एजैक को ये कहा है कि इन इटर्नल्स का, इन लोगों का काम है पृथ्वी पर आकर ह्यूमन काइंड को डेवियंस से बचाना। तो डेवियंस एक तरह के क्रिएचर्स हैं, डायनासोर्स की तरह, जो ह्यूमन के लिए ख़तरा है। और इटर्नल्स का मेन काम है डेवियंस से मैनकाइंड को बचा के रखना। तो एजैक अपने बाकी साथियों से उनके इस मिशन के बारे में बताती है। और साथ में इटर्नल्स का एक और काम ये भी है कि डेवियंस से मैनकाइंड को बचाना भी है,
और मैनकाइंड की मदद भी करनी है ग्रो होने में, आगे बढ़ने में, विकसित होने में। ये भी उनका एक काम है। अब इटर्नल्स मैनकाइंड की मदद कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, अपने अलग अलग सुपर पावर्स से वो मैनकाइंड की मदद करेंगे विकसित होने में, आगे बढ़ने में। तो ऐसे मूवी की शुरुआत होती है। वो लोग पृथ्वी पर आते हैं और मैनकाइंड के दोस्त बनते हैं, और वो डिस्गाइज में रहते हैं। वो ह्यूमंस को अपनी असलियत नहीं बताते हैं, अपने पावर्स के बारे में नहीं बताते हैं, उनके बीच रहकर ही उनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे करते हैं ये मैं अलग से बताऊंगा, डोंट वरी गाइज। अब इटर्नल्स की उम्र नहीं बढ़ती है, वो लोग जैसे आए थे वैसे ही रह जाते हैं और वक्त बीतता जाता है, और इस तरह से 1521 आ जाता है, 1521, सन 1521, जहाँ पर एक इंसिडेंट होता है बेबीलोन में। वॉर होती है ह्यूमंस के बीच, और उस वॉर को लेकर इटर्नल्स के बीच में मतभेद हो जाता है। ड्रुइग जो कैरेक्टर है वो इज़ैक को काफ़ी कुछ सुना देता है, जिसकी वजह से इज़ैक सभी को ये कहती है कि आप लोग अब इस मिशन के साथ जुड़े मत रहिए, क्योंकि सारे डेविएंट्स ख़त्म हो चुके हैं और एरिशम ने अभी तक अगले मिशन के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो जब तक एरिशम कुछ बताता नहीं है तब तक आप लोग जाइए, इंसानों के बीच में रहिए और अपने ख़ुद के पर्पस को ढूंढिए, अपना खुद एक मिशन बनाइए, अपने वजूद की वजह ढूंढिए। तो उसके बाद इटर्नल्स अलग अलग हो जाते हैं। थैनोस का स्नैप हो गया है और हल्क का ब्लिप भी हो गया है, और अब टाइम है इमरजेंस का। पर ये इमरजेंस क्या है ये सिर्फ इज़ैक को पता है, बाकी मेंबर्स को पता नहीं है। और सर्सी लंदन में है, स्प्राइट के साथ वो रह रही है। और ये जो 10 इटर्नल्स हैं इनकी उम्र अलग अलग है। ये अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब एक तरह से कंट्री डिफरेंसेस दिखाई गई है। अब ये जो अलग अलग दिखाए, मतलब सर्सी या फिर इज़ैक, स्प्राइट, सभी के उम्र अलग दिखाए गए हैं। इकरिस आप एक इंग्लिश कैरेक्टर कह सकते हैं, उनकी बोलने का अंदाज़ा इंग्लिश कैरेक्टर्स के जैसे है। किंगो के रोल में जो है कुमेल नांजियानी, वो एक बॉलीवुड एक्टर के रूप में दिखाए गए हैं, तो उन्हें एक इंडियन कह सकते हैं। हरीश पटेल का कैरेक्टर इंडियन है। डॉन ली का कैरेक्टर एक कोरियन कैरेक्टर है। फेस्टोस एक ब्लैक कैरेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, ये या तो हो सकता है कि क्लोई ज़ाओ ने एक लार्ज स्केल पर मूवी को ले जाने की कोशिश की है, या फिर इसका कनेक्शन कैंग द कॉन्क्वेरर से भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा गाइज, डोंट वरी। सो सर्सी लंदन में है, डैन व्हिटमैन के कैरेक्टर के साथ वो रिलेशनशिप में है, और लंदन में डेविएंट कैरेक्टर क्रो अटैक करता है इन पर, और इन्हें बचाने के लिए वहाँ पर इकरिस अपीयर होता है। तो ये जो डेविएंट अटैक कर रहा है, तो सर्सी और बाकी इटर्नल्स को अब ये लगता है कि डेविएंट्स वापस आ गए हैं। इतने सालों से डेविएंट्स नहीं थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं। और क्यों वापस आए हैं और अब आगे इटर्नल्स को क्या करना है, इसके लिए वो लोग इज़ैक से मिलने जाते हैं, स्प्राइट, इकरिस और सर्सी। लेकिन जब वो इज़ैक से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इज़ैक मर चुकी है, डेविएंट्स ने उन्हें मार दिया है। तो अब आगे क्या करना है, यहाँ से मूवी धीरे धीरे टर्न लेती है। जब इज़ैक की मौत होती है तो इज़ैक की स्फीयर, इज़ैक की वो पावर, जिस पावर की मदद से वो अरिशम से बात कर पाती थी, वो पावर सर्सी के बॉडी में चली जाती है, और सर्सी अरिशम से बात करने लगती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, टूट जाता है। और स्प्राइट, सर्सी, इकरिस तीनों मिलकर अब सोचते हैं कि बाकी इटर्नल्स को इकट्ठा किया जाए, उनको एक किया जाए, ताकि इमरजेंस में क्या करना है और इमरजेंस एक्चुअल में क्या है वो बात उन्हें पता चले। तो ये तीनों मुंबई से किंगो को लेते हैं, और किंगो के साथ करुण भी आता है। करुण का कैरेक्टर हरीश पटेल ने प्ले किया है। तो करुण किंगो का वैले होता है, ह्यूमन वैले। तो ये दोनों भी इन तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, और ये लोग जाते हैं गिलगमेश और थीना से मिलने, जहाँ पर सर्सी दोबारा कोशिश करती है एरिशम से जुड़ने की, और इस बार वो सफल भी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है, और वो ट्विस्ट ये है कि इमरजेंस ये है, पृथ्वी की आबादी उस लेवल तक पहुंच चुकी है जिसकी मदद से एक नया सेलेस्टियल पैदा हो सके। मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये है कि मिलियन ईयर्स में नए सेलेस्टियल का पैदा होना, जन्म होना ज़रूरी है, क्योंकि सेलेस्टियल्स ही गैलेक्सीज़ मेंटेन करके हुए रखे हुए हैं। सेलेस्टियल्स सन क्रिएट करते हैं, सूर्य को बनाते हैं, ग्रहों को बनाते हैं, और यूनिवर्स का जो बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं।
सेलेस्टियल्स का काम होता है ब्रह्मांड के इस संतुलन को बनाए रखना। ज़िंदगी और मौत का जो ये साइकिल है, लाइट और डार्कनेस का जो ये साइकिल है, इसको अनंत काल तक चलाए रखना, मतलब इन्फिनिट एक साइकिल है। इसको चलाए रखने के लिए सेलेस्टियल्स का होना ज़रूरी है। और सेलेस्टियल्स पैदा होने के लिए एनर्जी चाहिए, इंटेलिजेंट लाइफ की एनर्जी चाहिए, यानी कि इंसानों की एनर्जी आप कह सकते हैं, या फिर किसी और तरह के भी क्रिएचर्स की एनर्जी कह सकते हैं जो कि इंटेलिजेंट हो। लेकिन ये इंटेलिजेंट लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि एक सेलेस्टियल पैदा हो सके, क्योंकि सेलेस्टियल्स काफ़ी ज़्यादा जायंट होते हैं। एटलीस्ट मूवी में तो बहुत ज़्यादा जायंट दिखाया गया है, बड़ा दिखाया गया है। गैलेक्टस के जैसा ही लगा मुझे इन सेलेस्टियल का लुक, एरिशम का लुक। तो एक सेलेस्टियल पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लाइफ की एनर्जी चाहिए। और थैनोस के स्नैप की वजह से जो आधी आबादी कम हो गई थी, इसकी वजह से ये सफिशिएंट अमाउंट बन नहीं पा रहा था, इसलिए ये इमरजेंसी डिले हो गया था। लेकिन जब ब्लिप हुआ तो वापस से वो एनर्जी आ गई है और अब सेलेस्टियल पैदा होने का वक्त आ गया है। उसके बाद ये एक बात और रिवील होती है कि एरिशम ने ही डेवियंस को बनाया था, और डेवियंस को वो पहले प्लैनेट्स पर भेजते थे, बाकी प्लैनेट्स में भी और पृथ्वी पर भी। डेवियंस का काम ये था कि पृथ्वी के जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर्स मतलब आप जो डायनासोर्स कह सकते हैं, इंसानों के बनने से पहले जो भी क्रिएचर्स थे, उन क्रिएचर्स को मारना था ताकि इंसान बन सके, ताकि इंटेलिजेंट लाइफ ग्रो हो सके। और डेवियंस ने ये काम काफ़ी प्लैनेट्स पे किया भी और पृथ्वी पर आकर भी किया। लेकिन बाद में डेवियंस के डिज़ाइन में फ्लॉ आ गई अकॉर्डिंग टू एरिशम, जिसकी वजह से डेवियंस इंसानों पर भी अटैक करने लगे। सो इंटेलिजेंट लाइफ को बचाने के लिए डेवियंस से एरिशम ने इटर्नल्स को क्रिएट किया और इटर्नल्स को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो डेवियंस को मारकर इंटेलिजेंट लाइफ को ग्रो होने में मदद कर सके। तो अब इटर्नल्स का काम ये है कि सेलेस्टियल पैदा होने का वक्त आ गया है और इटर्नल्स को कुछ नहीं करना है। सेलेस्टियल पैदा होगा इस पृथ्वी के पूरे एनर्जी से, और इसके साथ ही मैनकाइंड और पृथ्वी दोनों ही तबाह हो जाएगी। तो ये बात जैसे ही सरसी को पता चलती है, सरसी बाकी इटर्नल्स से कहती है और सरसी ये डिसीजन लेती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। सेलेस्टियल पैदा होने के लिए पृथ्वी को तबाह होने वो नहीं दे सकती है, और सभी मिलकर ये सोचते हैं कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए, इमरजेंसी को रोका जाए किसी और तरीके से, बिना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए, बिना पृथ्वी ख़त्म हुए, बिना इंसान ख़त्म हुए क्या सेलेस्टियल पैदा हो सकता है। ऐसे डिस्कशंस भी होते हैं और ये लोग कोशिश में लग जाते हैं कि इस इमरजेंसी को किसी भी तरह से रोकना है। और इस मिशन के साथ मूवी आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है ये पूरी तरह से मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। आप लोगों ने मूवी शायद देख ही ली है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मूवी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MCU का कंटिन्यूएशन मूवी है ये मूवी मिस करेंगे तो आगे MCU जो भी प्रोजेक्ट्स लाएगी उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। सो गाइस, ये थी प्लॉट समरी। अब जल्दी से मूवी के बाकी डिपार्टमेंट्स या फिर एस्पेक्ट्स कह लीजिए, बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लीड कैरेक्टर्स, सरसी के कैरेक्टर में है जेमा चैन, इकरिस के कैरेक्टर में है रिचर्ड मैरन, स्प्राइट के रोल को निभाया है लिया मैथ्यू ने, किंगो के रोल में है कुमेल नांजियानी, करुण के कैरेक्टर को प्ले किया है हरीश पटेल ने, बॉलीवुड एक्टर हरीश पटेल, हम इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। गिलगमेश के रोल को निभाया है डॉन ली ने, ड्रिग है बैरी क्योगान, मक्कारी के कैरेक्टर को प्ले किया है लॉरेन रिडलॉफ ने, फैस्टोस के कैरेक्टर को निभाया है ब्रायन टायरी हेनरी ने, थीना के रोल में है एंजेलिना जोली, इज़ैक के कैरेक्टर में है सलमा हैक, और डैन व्हिटमैन के रोल को निभाया है जॉन स्नो यानी कि कीट हैरिंगटन ने। मूवी की रन टाइम है 156 मिनट्स 156 मिनट्स, यानी कि 2 hours and 36 मिनट्स, 2 घंटे और 36 मिनट की मूवी है। ये ड्यूरेशन ज़रूरी थी मूवी की कहानी के हिसाब से, लेकिन साथ ही साथ ये लंबाई आपको बोर भी कराती है। VFX खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है VFX। डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। एक्चुअली इस मूवी को एक अलग लेवल तक लेके गई है क्लोई ज़ाओ, काफ़ी डीप टच दिया है मूवी को। अच्छी डायरेक्शन है, ज़बरदस्त डायरेक्शन है। लेकिन ये अच्छी डायरेक्शन भी थोड़ी सी बेकार हो गई है। क्यों हो गई है मैं ये अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। स्क्रीन प्ले स्लो है, लेकिन ज़रूरी था स्लो होना। एक्शन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है और MCU टच नहीं है एक्शन सीन्स में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है एक्शन, ठीक ठाक कह सकते हैं। एक्टिंग में रिचर्ड मैडन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे।
बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था उनका, लेकिन वो क्यों एक टेरिफिक एक्टर है ये उन्होंने प्रूव कर दिया है इस मूवी में। एक सीन होता है जब इज़ैक की डेड बॉडी को इज़ैक के घर में लाने के बाद वो चिल्लाते हैं, वो सीन काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। वो उस छोटे से सीन से उन्होंने प्रूव कर दिया है फिर से कि वो काफ़ी उम्दा एक्टर है। और ड्रूई के कैरेक्टर में जो बैरी कीओगन थे उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। कुमेल नांजियानी ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। और सबसे ज़बरदस्त लगा मुझे हरीश पटेल का परफॉर्मेंस। बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन जब भी वो आए हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया है व्यूअर्स को। हर मूवी लावर के मन में वो बस गए हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचते हैं ऑडियंस को, अपने परफॉर्मेंस से अपनी तरफ खींचते हैं। बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और इट्स टाइम टू बी प्राउड फॉर हिम। तो यही सारी बातें थी जो मैंने आज बताई आप लोगों से। रेटिंग करने से पहले ये बता दूं कि रेटिंग मैं कम कर रहा हूं, उसकी एक ख़ास और बहुत बड़ी वजह यह है कि इस मूवी को मैंने अब घर में देखा है। तो घर में देखना एक अलग बात है, इसी मूवी को अगर थिएटर में जाके मैं देखता तो मैं डिसअपॉइंट होता, 110% डिसअपॉइंट होता। और MCU फ़ैन होने के नाते तो डिसअपॉइंट होना ही था, क्योंकि ये मूवी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 2.5 घंटे से ज़्यादा है और कैरेक्टर्स बहुत सारे थे मूवी में। इस मूवी को मूवी ना बनाते हुए एक सीरीज़ बनाई जा सकती थी। सभी लोग लगभग यही बात कह रहे हैं कि सीरीज़ बनती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मैं मूवी को रेट कर रहा हूँ 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। और इटर्नल्स के ऊपर मुझे और काफ़ी सारी बातें करनी है। मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।